जी, अस्सलाम वालेकुम। देश और परदेश से के तमाम देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले दोस्तों को प्यार भरा सलाम। मैं हूँ अदील एहसान और आज फिर आपकी भेजी गई जो ईमेल है इनका जवाब देने जा रहा हूँ। और थोड़ा-सा आपको डेट का भी बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी हमारी ईमेल जो है वो आपने अभी तक पढ़ी है या नहीं। तो ये ईमेल जो है ये 4 अगस्त की है। तो सबसे पहली ईमेल जो है ये है जी वकास साहब की। ये लिख रहे हैं, डियर सर, आई एम रियली एक्साइटेड टू मैसेज यू, यू मेक रियली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ फॉर अस, थैंक्स फॉर दैट। सर, माई सेल्फ वकास अहमद फ्रॉम KPK, Pakistan, currently working in Saudi Arabia as a surveyor from last 15 months. By education, I am a civil engineer. I have a bachelor 4-year degree. In 2019, I went to Dubai as a visitor for 3 months, then changed visit into work and work for 1 year. Now I want to apply for Canada, America or UK visa. Unfortunately, I'm still confused as which country is best for me and which visa category is better to get visa successful. I want to move for better future for live and work and settle there. Please guide me. UK work visa is better for me. Can I get this easily? Canada visa, work or immigration program is best, or America visit visa is better and then asylum there, etc. I will wait for your response. Please guide me, sir. Thanks. तो वकास साहब, सबसे पहले तो जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप माशाल्लाह इतना एतमाद और इतना एतबार कर रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के डिसीजन लेने जा रहे हैं। तो उसके लिए अभी मेरी राय का पूछ रहे हैं। देखें, मैं आपको ये जो आपने असाइलम का जो इसमें ज़िक्र किया, तो असाइलम हर उस शख्स को अप्लाई करनी चाहिए जो असाइलम के लिए एलिजिबल हो। वैसे असाइलम अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और किसी ज़माने में ये लोगों के जहन में था कि जी बाहर जाते हैं और असाइलम अप्लाई कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है ये भी रिफ्यूज़ल भी आती हैं, केस लटक भी जाते हैं। और बाद में जब अगर फ़र्ज़ करें आपकी फ़ेवर में भी डिसीजन आ जाए, तो फिर आप पे रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि आपने अपने मुल्क वापस नहीं जाना, क्योंकि आप ये कहते हैं कि जी मुझे अपने मुल्क में जान का ख़तरा है, खुदा ना खास्ता। तो एक तो असाइलम वाली चीज़ दिमाग से बाहर निकाल दें। बाकी आपने देखें ये यूके, कनाडा और अमेरिका की बात की है, तो यूके का वर्क वीज़ा वो कैसे मिलेगा आपको, ये आप बेहतर जानते हैं। और क्योंकि यूके का प्लस पॉइंट सिर्फ ये है कि यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है और आप डे 1 से आपको किसी किस्म का कोई बैरियर नहीं होता। और जैसे आपने लिखा है माशाल्लाह आपको 15 साल हो गए हैं और इधर सऊदीया में आपका 15 साल का एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा आपने ये जो अमेरिका कनाडा की बात की, आपने पुर्तगाल का तो कहीं पे ज़िक्र नहीं किया। तो लेकिन जैसे आपने अमेरिका कनाडा की बात की है, तो मेरा वोट जो है फिर वो कनाडा की तरफ होगा, क्योंकि हमने जो लोग देखे हैं कनाडा में वो उनका जो लाइफस्टाइल है, उनका जो अर्निंग है, फिर लैंग्वेज बैरियर नहीं है, इंग्लिश और फ्रेंच बोली जाती है वहाँ पे, तो आप इंग्लिश के साथ बआसानी सर्वाइव कर सकते हैं। अब वीज़ा कैसे लेंगे आप, ये आपको बेहतर पता होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे जो लिखा है, एक तरफ यूके का वर्क वीज़ा लिखा है, कनाडा का विज़िट लिखा है और इसके अलावा इमिग्रेशन प्रोग्राम लिखा है। तो मेरा ख्याल है कि कनाडा पे फोकस करें ज़्यादा, और अगर आपका पुर्तगाल किसी भी खाते में नहीं है। और इसके बाद अगली ईमेल की तरफ चलते हैं जी। ये है शेर ऑरेंज, इनका पूरा नाम लेते हैं जी। इन्होंने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी फ़ेसबुक पर वीडियो देखी, बहुत अच्छी लगी, गुड जॉब। मैं बेल्जियम में लास्ट 13 ईयर्स से रहता हूँ। आई हैव बेल्जियम नेशनैलिटी बट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। क्या पुर्तगाल में कोई पॉसिबिलिटी है? काइंडली गेट एडवाइस, थैंक यू। अगर व्हाट्सएप नंबर हो तो दें, थैंक यू। शेर ऑरेंज साहब, पुर्तगाल में बिल्कुल आप ड्राइविंग लाइसेंस चेंज कर सकते हैं, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस चेंज करने के लिए पहले आपके पास पुर्तगाल का रेजिडेंस कार्ड होना ज़रूरी है। आप क्योंकि बेल्जियम से हैं, आप यूरोपीय यूनियन में आते हैं, तो आपका ये जो प्रोसेस है रेजिडेंस कार्ड लेने का, ये इंतहाई आसान है। तो आप शुरू के बेसिक डॉक्यूमेंट्स, अगर आप पुर्तगाल मूव होते हैं, वो लेने के बाद आप जैसे ही आपको रेजिडेंस कार्ड मिले तो आप ये चेंज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा ये मैं लाजमी इजाफ़ा करूँगा कि जो लोग ये ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हैं पुर्तगाल का,
वो शायद ये समझते हैं कि हम आगे जाके इसको चेंज कर लेंगे दोबारा, जैसे आप बेल्जियम से हैं। तो ये ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है। वो क्योंकि पाकिस्तान से होगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे चेंजिंग के लिए, और आपको पुर्तगाल वाला ही ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ रखना पड़ेगा। और अगर आप फ़र्ज़ करें बेल्जियम में उसी लाइसेंस पे 6 माह से ज़्यादा गाड़ी चलाएंगे, तो तब भी ये इलीगल कंसिडर होगा, क्योंकि बेल्जियम की जो ड्राइविंग लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो आपको ये लाजमी कहेगी कि आप 6 माह के बाद जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस, चाहे वो पोर्चुगीज़ है, उसको चेंज करें बेल्जियम के ड्राइविंग लाइसेंस में। चेंज करें से मुराद यानी वहाँ का लें, चाहे वो पास करके लें या जैसे भी है। तो ये ड्राइविंग लाइसेंस इतना ज़्यादा काम नहीं आएगा, तो ये चंद हफ्तों के लिए या महीनों के लिए तो कारआमद होगा, उसके बाद नहीं। अगर आप चेक हो जाते हैं तो फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं लिया। तो इस पे मैंने एक वीडियो भी ऑलरेडी इस पे बना के रखी थी कि अक्सर लोगों को ये भी ख्वाब दिखाए जाते हैं कि जी आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस है वो चेंज कर लें तो इसका बड़ा फ़ायदा होगा। तो वो फ़ायदा उनका तो ज़रूर हो जाता है जो आपको ये इस तरह की सर्विसेज देते हैं, लेकिन बनवाने वाले का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद अगली ईमेल है जी सई साहब की। सई साहब लिख रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक हैं। मेरी बीवी की एजुकेशन MA BEd है। मैं अपनी वाइफ का एडमिशन करवाना चाहता हूँ किसी भी अच्छी यूरोपियन यूनिवर्सिटी में, और साथ मैं उनके स्पाउस के तौर पर जाना चाहता हूँ। मेरी वाइफ ने MA 2016 में किया था। FA BA और BEd मास्टर में उसके मार्क्स 60% से ज़ायद हैं। मेरी वाइफ की उम्र 38 साल है और मेरी 39 साल है, 39। हमारा कोई बेबी नहीं है। मेरी तालीम FA है और आपसे मुखलिसाना मशवरा दरकार है। देखें, स्टडी इन पुर्तगाल के नाम से एक वीडियो मौजूद है लाइव वीडियोस के सेक्शन में। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो जैसे ही ये वीडियो फिनिश होगी तो आपको उसके एंड पे उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप वो क्लिक करके उस पर देख सकते हैं, स्टडी इन पोर्चुगल। और जहाँ तक स्पाउस की बात है तो ये जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे उस टाइम तो ये मुमकिन नहीं होगा। जैसे ही आपको वाइफ जो हैं वहाँ पे चली जाएं, इन केस उनको वीज़ा मिल जाता है और जैसे ही उनको रेजिडेंस कार्ड मिलेगा तो फिर वो फैमिली रियूनियन में आपके लिए भी अप्लाई कर सकती हैं। और मैं जनाब आपके लिए एंड पे ये वीडियो जो है वो रख दूँगा ताकि आप वो वीडियो देख लें और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसके बाद अगली ईमेल है जी सारा आफ्ताब की, और इन्होंने लिखा है अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्रिशिएट योर एफर्ट टू हेल्प पीपल। इसके बाद आगे कह रही है जी आई हैव सेंट यू एन ईमेल बिफोर बट इट वाजंट इन डिटेल सो आई थॉट टू ईमेल यू अगेन। I have recently joined your group. My name is Saima. I am 50 years old and I have two kids. Daughter is 16 and son is 15. My husband is currently not doing anything. I have done some culinary courses and got chef training and worked in different hotels. I am running my home-based bakery business. I want to settle in Portugal. What is the best way to get the visa? As for my age, I have no time to apply for job. It may take time. Please suggest what should I do? What is the legal and easy way to apply visa? Please reply me on email. Thanks. सारा आफ्ताब जी, मैंने लास्ट ईमेल में थोड़ी सी डिटेल बताई थी और उस पे मैंने सारा जो है ये कोशिश की थी आपको एक्सप्लेन करने की। तो मुझे नहीं पता आपने अभी वो ईमेल देखी है कि नहीं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वो ईमेल देख लें। एंड इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन, जहाँ तक देखें वीज़ा की बात है तो वीज़ा की मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, जैसे विज़िट वीज़ा हो सकता है, कोई बिज़नेस वीज़ा हो सकता है, इसके अलावा फैमिली वीज़ा हो सकता है, और अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट है तो D7 हो सकता है, अगर आपकी इनकम अच्छी है D8 हो सकता है, अगर आपके पास बिज़नेस प्लान है D2 हो सकता है। तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ तो हैं। तो लेकिन ये जहन में रखिए कि वीज़ा देना या ना देना ये 100% ये एम्बेसी पे डिपेंड करता है। तो हम तो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं कि ये वाली ऑप्शन आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद खुशनूद अशरफ साहब की ईमेल है। इन्होंने लिखा है अस्सलाम वालेकुम सर, माय इंट्रोडक्शन। डियर सर, मेरा स्पेन का 1 मंथ का वीज़ा लगा हुआ है। मैं एक हाई स्किल्ड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र हूँ और गैस टर्बाइंस, पावर हाउसेज और इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामिंग और ट्रबल शूटिंग में काफ़ी एडवांस स्किल रखता हूँ। मेरा नाम इधर अब इन्होंने कुछ और लिख दिया, तो चलें इसे खुशनूद ही रहने देते हैं। मैं शहर का नाम है जी, पाकिस्तान से हूँ और एजुकेशन बीटेक इलेक्ट्रिकल है। माय प्रॉब्लम, मैं स्पेन के वीज़ा पे आके पुर्तगाल में टीआरसी लेना चाहता हूँ। एक कंसल्टेंट चैट जीपीटी से मिला तो कांटेक्ट किया, उसने कहा कि 6 मंथ में इस आर्टिकल में टीआरसी पॉसिबल होगी। फ्रीलांसर कंपनी बना के आप क्या केस सबमिट करेंगे और आप ओनर भी होगे और वर्कर भी। इसके साथ एक पार्टनर ऐड हो सकता है, उसका 1000 यूरो ऐड होगा फ़ी में और टोटल 4500 यूरो लगेंगे। उसने कुछ डिटेल सेंड की हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की। क्या ऐसा पॉसिबल है जो ये डिटेल्स दे रहे हैं, और क्या ये कंपनी पुर्तगाल में है? काइंडली अटैच्ड फाइल को भी देख लें, आपकी गाइडेंस चाहिए। आप क्या सजेस्ट करते हैं? अपना कोई व्हाट्सएप नंबर दें। तो डिस्कशन विद एजेंट इज़ बिलो। तो इन्होंने अब ये किसी एजेंट की इन्होंने दी है, कोई यहाँ की कोई कंसल्टेंसी है या कोई एजेंटी वाली एजेंसी है, उसका इन्होंने सारा वो मुझे भेजा है। तो खुशनूद आरिफ साहब, आपका नाम तो खैर कुछ और आगे आपने लिख दिया। तो देखिए, पॉसिबल तो बहुत कुछ है। ये शायद आर्टिकल 90 में आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर देने की बात हो रही है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि किसी भी ऐसे जो आपको पैसे लेकर, और इतने ज़्यादा पैसे, ये जो 4500 यूरो आपको बताए हैं कि जी ये लगेंगे, 360 यूरो में पुर्तगाल की कंपनी जो है वो खोली जा सकती है। अगर आप कोई अकाउंटेंट हायर करते हैं, किसी की सर्विसेज लेते हैं, तो मैक्सिमम आप उसे कोई 50 यूरो दे दें। अगर बहुत ही आप उससे हैप्पी हैं तो 100 यूरो दे दें। तो ये 350 360 और 100, ये 400-450 वाला काम है, जिसके लिए आपसे 4500 यूरो मांगे जा रहे हैं। तो इस तरह के हमें बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, बहुत ज़्यादा ईमेल्स आती हैं। और पुर्तगाल में यहाँ पे आपको 10 से 15 यूरो से लेकर ये इस तरह 10-10, 15-15 हज़ार बटोरने वाले हर तरह के एजेंट और कंसल्टेंट आपको मिलेंगे। लेकिन कंपनी बनाकर या अपनी एक्टिविटी की बेस पर, या आर्टिकल 90 की जो बात हो रही है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये आप सब कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास, जैसे आपने बताया कि वीज़ा वगैरह है, तो ये आप खुद कोशिश कर सकते हैं और अपने पैसे भी बचा सकते हैं और अपना वक्त भी बचा सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जैसे आप स्किल्ड, हाईली स्किल्ड आपने लिखा है माशाल्लाह, हैं इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र हैं, तो कोशिश करें आप जहाँ पे अभी हैं, अगर आप अभी नहीं आए पुर्तगाल में, तो वहीं से जॉब हंटिंग करें, जॉब सर्च करें। जैसे ही आपको जॉब मिल गई तो ये आपके सारे काम वैसे ही फ्री हो जाएंगे। आपको कोई भी 2 नंबरी का रास्ता अख्तियार करने की ज़रूरत ही नहीं है, और इन जैसे 2 नंबर लोगों से आपने बच के रहना है।